और इसमें होता है प्लाज्मा में एंटीकोएगुलेंट्स। अब एंटीकोएगुलेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लड को इन वेसल्स में, आर्टरीज, वेन्स में कोएगुलेट नहीं होने देते, मीन्स उनको क्लॉट नहीं बनने देते। और हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है एंटीकोगुलेंट कोएगुलेंट, दैट इज़ हेपरिन। अब ये जो हेपरिन है ये अलाउ नहीं करता कि ब्लड जो है वो क्लॉट बनाए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो उन लोगों को ना डॉक्टर रेकमेंड कर देते हैं कि जैसे वीक में आप डिस्प्रिन या एक एस्प्रिन ले लो, क्योंकि जो डिस्प्रिन और एस्प्रिन होती है ना वो एंटीकोएगुलेंट का काम करती है, वो ब्लड को थिन करती है, तो उसको जमने नहीं देती। बिकॉज अगर किसी के मतलब आर्टरीज में ब्लड थिक होने की वजह से कोएगुलेट हो जाता है तो उनको स्ट्रोक जो होते हैं, झटके लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड एंटीबॉडीज़, अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जब हमारी बॉडी में कोई जर्म जाता है तो हमारी बॉडी कुछ आगे से स्क्रीट करते हैं बॉडी के सेल सब्सटेंसेस जो उसके अगेंस्ट फाइट कर सके, उन्हें हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में 5 काइंड की एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgA, IgD, E, G एंड M। अब Ig का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन मीन्स ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना होता है। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं बेसिकली ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना होता है विच फाइट अगेंस्ट द एंटीजन। नेक्स्ट वी हैव द फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लाज्मा। अब इनके क्या फंक्शन है, फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, रेस्पिरेटरी गैसेज, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड हार्मोन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, रेस्पिरेटरी गैसेज है जैसे उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, उसी तरीके से हार्मोन है। तो जैसे आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, जहाँ पे उन्होंने हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं वो सीधा अपनी सिक्रीशंस देते हैं ब्लड में। तो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो उसको लेके जाता है जो भी उसकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक। सो देन आ जाता है क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर को हम फैक्टर 4 भी कह देते हैं, ये हम जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है वो भी किस में प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा में। सो इट ऑल्सो हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी, कि जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। सो देन ग्लोबुलिन्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एक्ट एज एंटीबॉडीज एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। अब जैसे ग्लोबुलिन है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडीज इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ना, तो कहते हैं कि ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है ब्लड प्लाज्मा में ये एज एन एंटीबॉडीज एक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को किसी भी जो जर्म अंदर आता है या कोई डिजीज़ है उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करता है। सो प्लाज्मा ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन एंड कॉपर। तो जैसे आयरन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है उसकी जो मेन रिंग होती है वो आयरन की बनी होती है। मीन्स इसका अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आयरन भी होता है। तो आयरन जो है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा उसको ट्रांसपोर्ट करता है अप टू द स्प्लीन और बोन मैरो जहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होनी है। एंड कॉपर, कॉपर के आयंस भी हमारी बॉडी में नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए ज़रूरी है। सो देन आ जाता है हमारे पास ब्लड कॉर्पसल। दे फॉर्म द 45% ऑफ ब्लड। 3 तरह के बेसिकली होते हैं, एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी इन्हें कहते हैं, ल्यूकोसाइट को WBC भी कहते हैं, प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना ये हमारे बोन मैरो में एक काइंड के सेल होते हैं, मेगाकैरियोसाइट। और ये कहाँ से बनते हैं, इन्हीं मेगाकैरियोसाइट से ये काफ़ी बड़े बड़े सेल्स होते हैं, यही आगे ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे प्लेटलेट्स बनाते हैं। सो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया है और जो मैंने आपको फ़ोटोग्राफ्स भेजी थी पहले, अब आपको उसके कंपैरेटिवली और ज़्यादा मीन समझ आएगी। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं शेप। तो RBCs जो होते हैं दीज आर द सर्कुलर एंड बाइकनकेव, तो यही आपको फोटोग्राफ में भी दिख रहा है। और WBC जो होते हैं दीज आर राउंडेड और इरेगुलर, तो इनकी शेप जो होती है ना ज़्यादातर इरेगुलर ही होती है, ठीक है। सो प्लेटलेट्स राउंडेड भी होते हैं, ओवल भी हो सकते हैं। अब अगर इनका साइज़ की बात करें तो सबसे बड़े होते हैं WBC, मीन्स इनका 12 से 20 म्यूमीटर, मतलब इतने में इनका डायमीटर होता है। सो दे आर लार्जर देन RBC एज वेल एज द प्लेटलेट्स। तो इससे छोटे होते हैं RBC 7 to 8 माइक्रोमीटर और सबसे छोटे होते हैं प्लेटलेट्स 2 to 5 माइक्रोमीटर। सो दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्स और कॉर्पसल्स।
उसके बाद अगर हम इनका नंबर देखें पर क्यूबिक मिलीमीटर, तो ये बात याद रखना पर क्यूबिक मिलीमीटर में है, तो आरबीसी सबसे ज़्यादा होते हैं। सो 5.5 मिलियन मेल में और 4.5 मिलियन इन फीमेल में। तो प्लेटलेट उससे कम होते हैं 1.5 से लेके इसकी एवरेज होती है 4.5 लाख तक। सबसे कम होते हैं WBC, बट दीज आर द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, यही हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो 8,000 से 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर में होते हैं। अब आरबीसी का जब हम कलर देखते हैं तो दिस इज़ रेड, क्यों? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, क्लोरोफिल के कारण ग्रीन कलर होता है, ज़ैंथोफिल के कारण येलो, या जो भी कलर्स होते हैं, उसी तरीके से हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का जो कलर है दैट इज़ रेड। सो WBCs का कोई कलर नहीं होता, प्लेटलेट्स का कोई कलर नहीं होता, बिकॉज दे लैक पिगमेंट, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होती। सो देन आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आरबीसी जब यंग होते हैं, छोटे होते हैं, तो उसमें न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। लेकिन जब ये मैच्योर होते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है वो मतलब ख़त्म हो जाता है। यंग आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इसकी स्पेस ले लेता है HB, हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। सो एट मैचुरेशन दे लॉस सेल ऑर्गेनेलिज, और बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलिज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो सारी लॉस हो जाती है। सो ना इसमें न्यूक्लियस होता है, ना सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं। इट ओनली कंटेन हीमोग्लोबिन। सो दे कंटेन ऑल सेल ऑर्गेनेली। WBC में सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। और जो प्लेटलेट्स होते हैं, बिकॉज ये मेगा कैरियोसाइट की ब्रेकडाउन से बने हैं, छोटे छोटे सेल्स, तो इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। दीज आर ऑल्सो द नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। अगर इनका लाइफ स्पैन देखें तो ये 120 डेज होता है। WBC का 1 से 7 डेज, यहाँ पे 1 to 7 डेज लिखा है, बट इट कैन गो अप टू 2 वीक्स, यहाँ तक जाता है। डिपेंड करता है कि किस टाइप के WBCs हैं, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। सो देन आ जाता है हमारे पास इनका जो प्लेटलेट्स का होता है वो 2 से 5 डेज़ का होता है टाइम। फंक्शन देखो तो RBC ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सारी RBC के थ्रू नहीं जाती, इट गोज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। तो अगर इनकी बात करें WBC, ये सोल्जर्स भी होते हैं, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दीज आर सिक्वेंजर्स ऑल्सो, क्योंकि हमारी बॉडी में जो WBC न्यूट्रोफिल्स हैं, इनकी अभी मैं आपको टाइप्स बताती हूँ। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, सो दे डू द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई जर्म चला गया, तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं, मतलब एक हिसाब से पूरा स्क्वेंजर का काम करते हैं, सफाई कर देते हैं। एंड बिल्डर्स ऑफ बॉडी, और बॉडी को बिल्डअप करते हैं। और जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। अब फॉर एग्जांपल हमारे कोई कट लग जाए, तो अगर तो बॉडी में से ब्लड निकलता जाए तो वी कांट सर्वाइव ना, हेमोरेज हो जाएगी, मीन सारा बॉडी से ब्लड बाहर निकल जाएगा। सो इसका काम होता है प्लेटलेट का, ताकि ब्लड की क्लॉटिंग करना। सो देन वी हैव